अप्रैल हुआ। वोटिंग पर घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस और जेएमएम ने बताया सुनियोजित साजिश। हेमंत सोरेन ने कहा माफी मांगे मोदी। सलमान खान हिट एंड रन मामले में नया मोड़, गवाहों का मूल बयान और केस डायरी गायब। नक्सलवाद पर नई रणनीति, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने देश में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नई नीति बनाने का दिया आदेश। पीएम मोदी ने कहा भारत को आधुनिक बनाना मेरा लक्ष्य, नागपुर में मेट्रो और एनटीपीसी पावर ग्रिड का किया शिलान्यास। और हरियाणा में सीएम हुड्डा की हूटिंग से घबराए महाराष्ट्र के सीएम, नागपुर में प्रधानमंत्री के साथ नहीं किया मंच साझा। नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। देश में बलात्कार की घटनाओं को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गुरुवार को देश भर के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि टूरिज्म देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का माध्यम है। इसी के जरिए पूरी दुनिया हमें देखती है। दिल्ली में हुई छोटी सी घटना की वजह से पर्यटन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। हालांकि अपने बयान पर मचे हंगामे के बाद अरुण जेटली ने सफाई दी और कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया। रेप की घटना को छोटी घटना बताने की मेरी मंशा नहीं थी। As a part of the red carpet laying for the tourist, our law and order, one small incident of rape in Delhi, advertised world over, is enough to cost us billions of dollars in terms of lower tourism. जेटली के इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। रेप की घटना को छोटी घटना उन्होंने बताया और जिस पर विरोध शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, दिल्ली से बात करेंगे उनसे। अमित, जाहिर तौर पर ऐसे माहौल में जब देश में बलात्कार और महिला उत्पीड़न को लेकर एक माहौल बना हुआ है, एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है और सख्त रवैया अपनाया गया है, ऐसे में वित्त मंत्री का ये बयान आ जाना और उस पर विवाद होना लाजमी दिखता है। मंत्रालय का कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें अरुण जेटली ने ये बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पे जिस तरह से कहा कि रेप की वारदातें जिस तरह से बढ़ी है, खास करके निर्भया का भी उन्होंने नाम लिया और उससे जो है पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल रहा, पर्यटन जो है वो कम हो रहा है। तो जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा और खुद अरुण जेटली दोबारा फिर से मीडिया के सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर उसे कहा कि उनका इरादा कोई उनके बयान को गलत तरह से लिया गया और उनका इरादा को कुछ इस तरह का नहीं था कि वो महिलाओं के किसी इशू को लेके कोई किसी को ठेस पहुंची हो, ठेस पहुंचाने का। और साफ तौर पे बहुत सारे ऐसे इशू जिन्होंने गिनाए कि महिलाओं को लेके वो लगातार संघर्ष करते रहे हैं और लेकिन वो जो बात कह रहे थे वो क्राइम को लेके कह रहे थे कि जिस तरह से क्राइम बढ़ा है उससे लगातार जो है वो पर्यटन कम हो रहा है। जी बिल्कुल जाहिर है, लेकिन इसे लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं बयान को लेकर और आम आदमी पार्टी भी खिलाफत करती हुई दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट किया है और निशाना साधा है नरेंद्र मोदी के भी उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि बलात्कार की घटनाएं होती हैं तो उन्हें शर्म आती है, शर्म से उनका सिर झुक जाता है। लेकिन अब इस बयान के बाद क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही अरुण जेटली ने बयान दिया तो साफ तौर पे जितनी भी पार्टियां उन्हें बैठे उठाए एक मुद्दा दे दिया। तो चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, जेडीयू की बात करें, सारी पार्टियां जो हैं एक सुर में जेटली के खिलाफ बोलने लगी क्योंकि ऐसा निर्भया कांड एक इतना बड़ा इशू था जिसके लिए खुद सरकारी फंड एक बनाया गया, निर्भया फंड बनाया गया, 1000 करोड़ रुपए उसमें डाले गए। बिल्कुल तो लगा जिस तरह निर्भया का नाम सामने आया तो इसे लेके
विपक्ष को, अन्य पार्टियों को बैठे उठाए एक मुद्दा मिल गया है। जाहिर है अमित, बहुत शुक्रिया। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, हम उनसे बात करेंगे। सचिन जी, स्वागत है आपका। बलात्कार को लेकर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है सचिन जी, ऐसे में वित्त मंत्री का ये बयान आ जाना कि रेप एक छोटी घटना है, किस तरीके से आंकते हैं आप वित्त मंत्री के इस बयान को, क्या कहेंगे? ये भाजपा के नेताओं की मानसिकता इससे ददराती है। मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो घोषणा चुनाव पूर्व उन्होंने दी थी, बहुत हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार जी। और वो घोषणा कितनी खोखली थी, क्योंकि ऐसी घटनाओं के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, ये इसको दिखाता है। और जहाँ तक गवर्नेंस की बात है, भाजपा के सभी जो शासित प्रदेश है, हम यही कह रहे थे, गुजरात से लेकर पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो बलात्कार की घटनाओं का एक उसमें मैं समझता हूँ कि सबसे आगे है। साल में 24,000 बलात्कार अगर मध्य प्रदेश में होते हैं, 8,000 से ज्यादा गैंगरेप होते हैं, तो किस तरह का गवर्नेंस है और किस तरह के महिलाओं के प्रति इनकी जो संवेदना है, ये इसमें साबित होता है। और गुजरात में भी रेप की घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इसी वजह से अगर सिर्फ देश में अगर सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस भूमिका के ऊपर अगर देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अफसोसजनक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने ऐसी घटनाओं को संवेदनशीलता से देखकर कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी ने आगे बढ़कर वो निर्भया का एक कानून बनाया था, और एक बहुत ही कठोर शासन उनको करना चाहिए, इस भूमिका में कांग्रेस पार्टी थी। उस वक्त में ये लोग आलोचना कर रहे थे, और आज की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो कैसे इनके जो वक्तव्य रहते हैं और कृति जब आती है, एक्शन लेने की बात आती है, तो किस भूमिका से ये देखते हैं। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसजनक है। सचिन जी, आप बने रहिए। इस वक्त बीजेपी से भी अपना पक्ष रखने के लिए ज्ञानमूर्ति शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानमूर्ति जी, स्वागत है आपका। वित्त मंत्री के बलात्कार पर दिए बयान पर हालांकि उन्होंने बाद में सफाई जरूर दे दी, लेकिन इसे लेकर विवाद जरूर खड़ा हो गया है। आखिर क्या कहना चाहते थे वित्त मंत्री? महिलाएं यही समझ रही हैं कि क्या रेप की घटना वाकई में इतनी छोटी घटना है? अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी इस बयान के बाद? नहीं, देखिए उनका बयान का गलत अर्थ निकाला जा रहा है, और सिर्फ मीडिया द्वारा गलत अर्थ निकाला जा रहा है। उनका कहने का मतलब तात्पर्य ये था कि यदि हमारे देश में महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, जैसे रेप की घटनाएं और बाकी अत्याचार जो होते हैं, इनको हमने अगर शुरू से कंट्रोल किया होता और हमारे बस में हमने उसको रखा होता, तो हमारे देश की बदनामी नहीं होती। जो एक निर्भया कांड हो गया, वो ऐसे तो तमाम केसेस, जैसे अभी कोई आपके साथ में जो बैठे हैं भाई, वो कह रहे थे कि तमाम केसेस पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। इसको कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, ऐसी उनकी भावना थी, ताकि हमारे देश में महिला जब सुरक्षित होंगी तो पर्यटक भी सुरक्षित हमारे देश में आएंगे। इस कारण से उनका ये कहने का स्टेटमेंट था। लेकिन महिलाएं इस जो बयान है उसका अलग मतलब निकाल रही हैं, क्योंकि सीधा जो मतलब निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि क्या वाकई में हमारी सरकारें गंभीर नहीं है इन अपराधों को लेकर? क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? क्योंकि अब जो नजरें हैं वो सारी मोदी सरकार पर ही हैं, नई सरकार पर हैं, और नरेंद्र मोदी ने खुद बोला जिस तरीके से कि बलात्कार की घटनाओं से उनका सिर भी शर्म से झुक जाता है। तो ऐसे में नजरें निश्चित तौर पर सरकार के पास हैं। तो क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा और आने वाले दिनों में कदम उठाए जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और इसके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने सबसे पहले मांग की थी कि रेप के केसेस में जो है फांसी की सजा होनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी आज भी इसका समर्थन करती है। 15 अगस्त को भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि देश का हमारा सर शर्म से झुक जाता है जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है। और उन्होंने ये भी बात कहा कि जिस तरीके से हम हमेशा महिलाओं पे उंगली उठाते हैं, कई बात करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, अक्सर हम उन्होंने इसी बात को ध्यान में देते हुए उन्हें कहा कि आप अपने लड़कों से भी पूछिए कि आपका लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है। मतलब सामाजिक दायित्व निभाने की भी बात उन्होंने कही, और महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार को उन्होंने एकदम गंभीरता से ली है। चलिए, सचिन सावंत भी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से लगातार। सचिन जी कह रहे थे कि भाजपा के राज में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश का उदाहरण भी दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आरएसएस जो इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी विचारधारा से ये प्रेरित होकर राजनीति करते हैं, उस संघ आरएसएस में महिलाओं का कोई स्थान नहीं होता। मनुवादी संगठन है, जातीयवादी संगठन है, और महिलाओं को सेकेंडरी जो दर्जा देना चाहिए यही भूमिका से आता है। और जिस राज्य में, जिस गवर्नेंस में अगर महिलाओं की स्नूपिंग होती है, महिलाओं के फोन टैप किए जाते हैं,
तो ऐसे राज्यों में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता से व्यवहार होगा, ऐसी अपेक्षा रखना मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ये हमारी भूल होगी। और ये जो कि चूंकि आज का जो बयान इनका आया हुआ है अरुण जेटली जी का, एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति का जो अगर ऐसी भूमिका रहेगी, ऐसा उनकी सोच रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट में जिसका जो पृष्ठभूमि उसकी रही है, जिसमें महिलाओं का स्नूपिंग होता है, टैपिंग होता है, फोन टैपिंग होता है, एटीएस लगाई जाती है, पुलिस फोर्स लगाई जाती है एक महिला के पीछे, तो उनके साथ में ऐसी अपेक्षा रखना कि महिलाओं के प्रति वो अच्छा व्यवहार रखेंगे या उनको शासित करेंगे जो ऐसे गुनहगार हैं। चलिए, मैं समझता जवाब लेते हैं सचिन जी, जवाब लेते हैं। ज्ञानमूर्ति जी बने हुए हैं हमारे साथ। ज्ञानमूर्ति जी, आरएसएस की विचारधारा ही ऐसी है कि महिलाओं को सेकेंडरी यानी दोयम दर्जे का माना जाता है। इनके दिमाग का दिवालिया खोर हो गए हैं, क्योंकि हमारी जब आरएसएस की सभा होती है, भारत माता की जयकारा से होती है, दुर्गा शक्ति की प्रार्थना करते हुए हम करते हैं, और महिला को प्राधान्य हमेशा हमारी पार्टी में दिया गया है। इसके पहले 33% की बात हो, चाहे 50% की बात हो, हमने महिलाओं को हमेशा प्राधान्य दिया है, और आज भी हमारे संगठन में महिलाओं को हमने प्राधान्यता से दिया हुआ है। ये इनकी ज्ञानमूर्ति जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके सरसंघ संचालक ये पद के ऊपर 1925 से आज के 2015 होने आया है, 90 साल हो गए हैं, आपने एक भी ऐसी महिलाओं को कभी रखा है? या भाई साहब, सचिन सावंत जी, शायद आपको नहीं पता, आपको शायद ये नहीं पता। सुनिए एक एक करके बोलिए सचिन जी, ज्ञानमूर्ति जी, ताकि हमें दोनों की बातें समझ में आए। हाँ, सचिन सावंत जी, शायद आपने आरएसएस को पूरी तरीके से जाना नहीं, समझा नहीं है। ऐसा है कि दुर्गा वाहिनी नाम की एक संगठन हमारी आरएसएस के अंदर है, जिनमें माँ बहनों को सशक्तिकरण करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका अलग से संगठन चलता है, और वो आरएसएस की बॉडी में काम होता है। वहाँ महिलाओं के लिए अलग तरीके से सबसे पेरेंट बॉडी है, उसमें क्यों नहीं दुर्गा वाहिनी अलग संगठन क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी भूमिका उसको दुय्यम दर्जा देने की है। बिल्कुल नहीं है, ये आप लोगों को दिशा भूल करते हो। आप हमेशा लोगों में कोई महिला नहीं दिखी आपकी, तो ये सभी परिस्थितियां हमको सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज का जो वक्तव्य आया है, इसका आपको भी निषेध करना चाहिए। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको ना कि आपने इसका गलत अर्थ निकाला है, बात का गलत निकाला है। ज्ञानमूर्ति जी, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बाकी पार्टियां भी वित्त मंत्री के इस बयान का विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि उन्हें माफी मांगनी होगी। क्या माफी मांगेंगे वित्त मंत्री? नहीं, आपको अरुण जेटली जी के वक्तव्य का समझ में आता है, लेकिन सोपाल करके आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कल के एक नेता, उन्होंने गृह राज्य मंत्री आर पाटिल जी के महिलाओं का जो बीट अधिकारियों का उद्घाटन था, उसमें उन्होंने कह दिया कि प्रीति जिंटा जो है अभी आउटडेटेड हो गई हैं। ऐसे वक्तव्य का आपकी तरफ से कभी निषेध नहीं किया आपने। ये 2 दिन से ये मामला चल रहा है, किसी ने भी निषेध नहीं किया। उल्टा उन्होंने एक कदम आगे जाकर के उन्होंने कहा कि ये अंगूर की खेती लगाना मतलब किसी टीबी पेशेंट के साथ में शादी करने जैसी बात है। ऐसे गलत बयान देने वाले आपके जो नेता लोग हैं, उन पे आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अरुण जेटली जी का जो अर्थ भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, को भी सुन लेते हैं। महिलाओं के प्रति जो तरह से आपकी भूमिका है, इसके बारे में इसकी चर्चा हो रही है। अब उसको कोई दूसरा परिमाण देने से, जैसे मैं कहना चाहता हूँ ज्ञानमूर्ति जी, बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। तो आप कितना भी कोशिश करें, इस बयान का आप समर्थन नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो अरुण जेटली जी ने माफी मांगनी चाहिए, मेरा मतलब नहीं था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन जी हमसे बातचीत के लिए, ज्ञानमूर्ति जी हमसे बातचीत के लिए। बहरहाल दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि बार बार आखिर क्यों नेता इस विषय को इतना गौड़ बना देते हैं, इतना हल्का बना देते हैं, ऐसे बयान करके, ऐसी बयानबाजी करके। क्या वाकई में महिलाएं और उनकी सुरक्षा उनके लिए इतनी तुच्छ चीजें हो जाती हैं, इतनी छोटी चीजें हो जाती हैं कि उनके मुंह से महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, बलात्कार को लेकर इस तरीके के विवादित बयान निकल जाते हैं? ये जरूर सवाल खड़े करता है सरकारों की और नेताओं की नीयत पर कि आखिर महिला सुरक्षा के लिए उनके क्या विचार हैं और उनकी नीति क्या है। और आम आदमी पार्टी ने जेटली के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर अरुण जेटली के साथ ही पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में कहा है कि मोदी जी, आप तो भाषण देते थे कि रेप की घटनाओं से सिर झुक जाता है, लेकिन अब जेटली जी की हरकत से आपको कुछ शर्म आती है क्या? आम आदमी पार्टी के नेता है मनीष सिसोदिया, जिनका ये विरोध सामने आया है ट्विटर पर।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाइज। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुंबई मेट्रो में वेंकैया नायडू ने सफर किया और ट्रेन में यात्रियों के साथ सुविधाओं पर बातचीत की। पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आज सीएम पृथ्वीराज चव्हाण से भी वेंकैया नायडू मुलाकात करेंगे। सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की न्यायिक हिरासत आज खत्म होगी। राकेश पर रिश्वत लेकर सेंसर सर्टिफिकेट देने का आरोप लगा है और उनकी न्यायिक अवधि आज तक की थी और ये अवधि आज समाप्त हो रही है। बदायूं गैंगरेप पर उत्तर प्रदेश के मंत्री हसन ने अपना बयान दिया है और मीडिया को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया पर यूपी के मंत्री का बयान। बदायूं हत्याकांड पर यूपी के मंत्री बोले कि मीडिया को संयम बरतने की जरूरत है। जापान में हुए भूस्खलन में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में अभी 10 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है। इस भीषण तबाही के कारण जापान में भारी मात्रा में घर जमीन में धंस गए हैं। एनसीपी जल्द ही नीलेश राणे और भास्कर जाधव के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का दावा कर रही है। इस बारे में एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने मीडिया को जानकारी दी। नीलेश राणे जी पिछले सप्ताह में उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे नेता भास्कर जाधव जी के सामने वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हमें अपेक्षा थी कि राणे साहब के बोलने के बाद वो अपनी भूमिका बदलेंगे। आज उन्होंने अपनी भूमिका बदली है और जो हमें अपेक्षा थी उसी तरह से उन्होंने निर्णय लिया है। इसमें उनके दिल में या उनके कोई गलतफहमी होगी तो भास्कर राव जी और वो लोग बैठ के गलतफहमी को दूर करें। ये हमारे पार्टी का प्रयास रहेगा और हम आगे प्रयास करेंगे कि गलतफहमी। प्रधानमंत्री मोदी नागपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया। झारखंड में जनता को संबोधित करने के बाद नागपुर में मेट्रो और एनटीपीसी पावर ग्रिड का शिलान्यास किया। हालांकि पीएम नागपुर देरी से पहुंचे। बारिश के कारण पीएम का विमान उड़ान नहीं भर पाया, जिसके चलते पीएम का कार्यक्रम नागपुर में तकरीबन 2 घंटे की देरी से शुरू हो पाया। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। भारत आजाद हुआ, उसके बाद जो देश आजाद हुए, छोटे छोटे देश आजाद हुए, लेकिन प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर वे हिंदुस्तान से भी आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए? और क्या 125 करोड़ देशवासियों को भारत पीछे रह गया, हम पिछड़ गए, इसकी पीड़ा है क्या? जिस तेजी से नागपुर आगे बढ़ रहा है, पूरे विदर्भ की आर्थिक प्रवृत्ति का जो केंद्र बना हुआ है, उसको देखते हुए नागपुर में भी ये मेट्रो रेल की आवश्यकता है।
और इस मेट्रो रेल की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने नागपुर को प्राथमिकता दी है और उस प्राथमिकता के तहत नागपुर बहुत ही जल्द नागपुर के नागरिकों के लिए मेट्रो ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। पूरे देश में 500 नगर, महानगर हो, छोटे नगर हो, मेट्रो सिटीज हो, नगर पालिकाएं हो, पूरे देश में से हम 500 पसंद करें और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इसका पूरा एक अभियान चलाएं। जितना कूड़ा कचरा है, कचरे में से कंचन बनाने का बीड़ा उठाएं। तो प्रधानमंत्री मोदी झारखंड और नागपुर में बरसे, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने प्रधानमंत्री के नागपुर में हुए कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। महाराष्ट्र के सीएम इस बात को पहले ही साफ कर चुके थे कि वे प्रधानमंत्री के साथ नागपुर में मंच साझा नहीं करेंगे। नागपुर में मंच साझा न करने की वजह हरियाणा में मोदी के कार्यक्रम के दौरान सीएम हुड्डा की हूटिंग बताई गई। महाराष्ट्र के सीएम के इस फैसले से माना जाने लगा कि शायद सीएम साहब हुड्डा की हूटिंग से डर गए और इसीलिए नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हाथों उद्योग भवन, सेफ सिटी प्रकल्प, प्रादेशिक परिवहन दफ्तर और डॉक्टर शंकरराव चव्हाण सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय और अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान नांदेड़ क्षेत्र के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किसानों को मदद की बात की। हरियाणामध्ये जो प्रकल्प पद्धतशीरपणे काहीतरी स्ट्रॅटेजी राबवतात का काय असं आम्हाला वाटतं। असं जोपर्यंत आम्हाला म्हणजे सेंटर स्टेट रिलेशनचा प्रश्न आहे ते कुठेतरी हा नीट व्यवस्थितपणे हाताळला गेला तर देशाचा एकच पंतप्रधान असतो, राज्याचा एकच मुख्यमंत्री असतो। राज्याच्या हिताचे प्रश्न मान्य माझं कर्तव्य आहे, त्यामुळं वेगळ्या पद्धतीने त्याला प्रत्येक गोष्टीला राजकारण म्हणून पाहू नये अशी माझी। मुंबई में महिलाओं पर बढ़ते अपराध को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने महिला बीट मार्शल टीम को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर रानी मुखर्जी भी मौजूद रहीं। पेश है यह खास रिपोर्ट। बाइक पर बैठी ये महिला पुलिसकर्मी कोई आम पुलिस अफसर नहीं है। ये है मुंबई पुलिस की महिला बीट मार्शल, जो इस तरीके से ट्रेन की गई, जो जरूरत पड़ने पर पुरुषों से भी भिड़ जाएंगी। अक्सर महिलाओं के साथ सड़कों पर छेड़छाड़ और चेन स्नैचिंग जैसी वारदातें होती है। मुंबई में महिला बीट मार्शल की ये टोली हर शिकायत को कम करने की कोशिश करेगी। आपने अब तक सिर्फ पुरुष बीट मार्शल को पेट्रोलिंग करते देखा होगा, लेकिन ये महिला बीट मार्शल जल्द ही स्कूलों और कॉलेजों के बाहर इन बाइक्स पर चक्कर काटती नजर आएंगी। दरअसल मुंबई पुलिस ने 672 ऐसे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जहां चेन स्नैचिंग, छेड़खानी और अन्य ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वही गृह मंत्री आर पाटिल भी इस नई पहल से खुश है और उनका मानना है कि महिलाओं के हित के लिए उठाया गया अच्छा और अहम कदम है। वही दूसरी तरफ मर्दानी फिल्म का प्रमोशन करती रानी मुखर्जी भी वहां पहुंची और उन्होंने इन महिला बीट मार्शल्स को शुभकामनाएं दी और उनका मनोबल बढ़ाया। मुंबई में महिलांच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ व्हावी, त्याचबरोबर महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढावा म्हणून महिला बीट मार्शल एक अनोखा आणि देशामध्ये पहिला उपक्रम आज सुरू करण्यात आला आहे। चेन स्नॅचिंग, महिलांची छेडछाड, घरामध्ये होणारे महिलांच्यावरचे अन्याय अत्याचार, ह्या सगळ्यांच्यावर या उपक्रमाचा फायदा होईल आणि अशा स्वरूपाचे गुन्हे कमी होतील। स्कीम शुरू की है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो
विमेन बीट मार्शल की है। हमने फ़िलहाल 205 बीट मार्शल्स तैयार किए हैं और ये 2-2 के ग्रुप में अंदाज़न 102 टीम्स तैयार होंगी जो पूरे मुंबई में ये कवर करेंगे। मुंबई में 672 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स, कॉलेजेस, शॉपिंग सेंटर्स, बीच फ्रंट्स, टेम्पल्स, ऐसे हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, चेन स्नैचिंग पॉइंट्स, जिसमें ये महिला बीट मार्शल्स काम करेंगे। आई एम अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यही कर सकती हूँ कि मेरी फिल्म के थ्रू मैं और महिलाओं को इंस्पायर करूँ और लड़कियों को इंस्पायर करूँ कि अपने अंदर की मर्दानी जगाओ, अपने अंदर की शक्ति जगाओ। और इस फिल्म के थ्रू मैंने ये किया है और मैंने एक ऐसे पुलिस अफसर का रोल किया है जो कि आप देख के आपको ऐसे ही लगेगा कि ये महिला है तो ये ऐसी है और ये आदमी होता तो ऐसे होता। आदमी और महिला में, पुलिस अधिकारियों में फर्क नहीं है, क्योंकि जो काम पुलिस वाले करते हैं वो एक समान है। तो इसलिए मैंने वो दिखाने की कोशिश की है फिल्म में। जल्द ही इन महिला बीट मार्शल्स को आप मुंबई के हर सड़क की निगरानी करते देख पाएंगे। मुंबई पुलिस चीफ राकेश मारिया की माने तो 200 से 300 महिला बीट मार्शल्स की नियुक्ति मुंबई शहर में की जाएगी, ताकि मुंबई शहर को सेफ और सुरक्षित बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत।